दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये संकेत दिए हैं कि कहीं ना कहीं चाहे एलओसी हो या आईबी हो, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और शायद यही एक कारण है कि पाकिस्तान ड्रोन ड्रॉपिंग में वेपन भी भेज रहा है और नशा भी भेज रहा है। उन्होंने सभी डीजीज को कहा है जिनकी सरहदें पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों से मिलती हैं कि आप विजिलेंट हो जाएं और वॉच करें कहीं डेमोग्राफी चेंज तो नहीं हो रही। अभिजीत जसरोटिया जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, फायर ब्रांड नेता है। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको हमने इसलिए इस इशू पर बुलाया है क्योंकि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि वाकई में ओजीडब्ल्यू जो है बॉर्डर के इर्द गिर्द, चाहे एलओसी हो चाहे आईबी हो, सक्रिय है? जी बिल्कुल सक्रिय हैं। ओजीडब्ल्यूज की अगर आप बात करें, बॉर्डर के आगे पीछे तो सक्रिय हैं ही हैं। ये तो रिहायशी इलाकों में और बीच में भी सक्रिय हैं, और कुछ तो इस तरह की काली बेड़े हैं जो किसी और का मुखौटा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। ऐसे ओजीडब्ल्यूज की भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे ओजीडब्ल्यूज पर और इन पे वक्तन फवक्तन जो लगाम लगानी चाहिए वो लग भी रही है। इस तरह की लोगों को बेनकाब करना भी बड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जिस माशरे में ये लोग जाकर और मिलकर लोगों के बीच में रहते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए जब भी कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है तो ये लोग अपनी कभी ना कभी ऐसी हरकतों को अंजाम देकर निकल जाते हैं, जिस तरह से अभी पीछे एक दुखद घटना आपके सामने सुनील जी के साथ हुई और उनके भाई के साथ हुई। तो ये वही ओजीडब्ल्यूज होते हैं जो काली भेड़े बनकर लोगों के बीच में रहते हैं सिस्टम के अंदर। और ऐसे लोग जो हैं ये बॉर्डर इलाकों में भी काफ़ी हैं, क्योंकि बॉर्डर इलाकों में जहाँ पर जब माननीय गृह मंत्री जी ने जब डेमोग्राफिक चेंज की बात की तो इंटेंशनली ये चीज़ की जाती है, क्योंकि जब कभी भी इन्फिल्ट्रेशन या ड्रग्स या इन सब चीज़ों को जब किया जाता है तो बॉर्डर के जो इलाके हैं उनके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। तो ऐसी चीज़ को देखना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप पोलराइजेशन करने की बात करते हैं, प्रयास करते हैं, 80-20 केसों की बात करते हैं, लड़ाई 80-20 के बीच में है, तो ये जो ताकतें हैं इनको हवा मिलती है? नहीं, जब आप डेमोग्राफिक चेंज करने की बात करते हैं तो किस तरह की डेमोग्राफी किसी एक ही तरह की चेंज नहीं हो सकती। किसी भी तरह की डेमोग्राफी की चेंज हो सकती है। वो उस तरह के ख्यालात के लोगों की चेंज हो सकती है, उस तरह के सोच के लोगों की चेंज हो सकती है। और ज़्यादातर जो डेमोग्राफिक चेंज ऐसी चेंज होती है या इस चीज़ के मापदंड के ऊपर होती है, वो कहीं ना कहीं पैसे के बेनिफिट के लिए। तो जब पैसे के लिए वो लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे लोग तो किसी भी कंट्री में भी पाए जाएंगे। वो किसी डेवलप्ड कंट्री में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि पैसे के बल पर जो लोग इस तरह के छल और षड्यंत्र बुनने वाले लोग होते हैं, वही जो एक सभ्य समाज है उसके लिए बहुत घातक है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना तो सरकारों का काम है और सरकारें कर भी रही हैं अपना काम। अभिजीत जी, यूँ तो आप बड़ा टाल क्लेम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब 2014 में सरकार आई, अब दूसरा टर्म है एनडीए का, उसमें राष्ट्रभक्ति देशभक्ति जागी है, लेकिन उसमें ये भी लोग, ये ताकतें भी ज़्यादा उभर करके आई हैं। जिस तरीके से आप हाइब्रिड टेररिज्म देख रहे हैं या फिर ड्रोन ड्रॉपिंग देख रहे हैं। विनोद जी, पहले जो थी पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी से काम करता था, उनका एक प्लान होता था जिसपे वो काम करता था। अब अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहा है, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो हमें वहां पर घात पहुंचाता है जहां हमें सबसे ज्यादा दर्द होती है। और वो सबसे ज्यादा दर्द अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में, जिसे मैं कश्मीर का हृदय कहता हूं, कश्मीर की आत्मा कहता हूं, वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं। जब इस तरह से घात पहुंचाया जाता है, हमें दुख होता है, हमें लगती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान को मिलता है और दिया है हमने आज तक। बालाकोट से उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक तक हम इनको जवाब दे ही रहे हैं। और अगर आप दूसरी बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आप देखें तो जिस तरह से आज इनके ऊपर FATF सैंक्शंस लगी हुई है, पाकिस्तान का अपना क्या हाल है ये आपके सामने ही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। रही बात हमारे, अगर आप पार्टी की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हर घर तिरंगा कैंपेन जो थी उसने बता दिया कि पूरा हिंदुस्तान, पूरे 138 करोड़ एक झंडे से, एक सूत्र से बांधे जा सकते हैं। और आपको भी ये जानकर और आपके पंजाब केसरी सुनने वाले लोगों को भी जानकर खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा जो है वो राज्य बनकर, यूटी बनकर उभरी है, जिसमें सबसे ज्यादा तिरंगे जो फहराए गए हैं। यहां से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी नेशनलिज्म की बात करती है या इस तिरंगे की बात करती है तो हम कर भी दिखाते हैं, क्योंकि ये तिरंगा लोग अपने दिल से, अपने हृदय से, अपना मान सम्मान जो है उसे मानकर फहरा रहे हैं, और इसमें हम कामयाब भी हुए हैं। अभिजीत जी, आपके कहने के मुताबिक क्या 2014 के बाद राष्ट्रवाद में विस्तार हुआ है, किस टुकड़ा है? देखिए, राष्ट्र की जो चेतना, राष्ट्र की जो भावना होती है वो सबके हृदय में होती है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसे होती हैं जो शायद उनको राष्ट्रभक्त में और राष्ट्रद्रोहियों में फर्क नहीं महसूस होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राष्ट्रद्रोहियों को इस हद तक
पनपते हैं, इस हद तक उनकी मदद करती हैं कि जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो बेचारे पीछे रह जाते जी। हैं। 2014 के बाद जब लोगों को पता लग गया कि एक ऐसी सरकार, जिस सरकार का मूल मंत्र है सर्वप्रथम देश, द्वितीय पार्टी और तृतीय यानी कि लास्ट में अपना आप, ऐसी पार्टियां आ जा चुकी है, तो सभी लोग इस जन सैलाब पूरे का पूरा जो है आज तिरंगे को हाथ में लेकर, क्योंकि इस भावना को जगाने की जरूरत नहीं, सबके अंदर आ गई होती है, लेकिन आज उनको एक ऐसी पार्टी मिल गई जिस पार्टी का मूल मंत्र ही ये है, तो सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें आपके जो आदर्श हैं वो विपरीत हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री, फॉर्मर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह सेना के डिपो के सामने मकान बनाते हैं और फिर क्रिटिसाइज करते हैं सेना को। देखिए, मैं कहूँ जो चीज़ कानून के मापदंड में है या जिसका कानून के अंदर या उसके अंदर फैसला कोर्ट में चल रहा है, उसमें बात करना शायद इतना ठीक नहीं रहेगा। जब कानून का कोई फैसला उभर कर आगे आएगा तो ज़रूर मैं भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलूँगा, लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं न्यायालय के अधीन हैं, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन अभिजीत जी, आपको क्या लगता है कि जो सीमा पर, सरहदों पर लोग रहते हैं वो विदाउट यूनिफॉर्म उसको प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनको और सक्रिय होना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सी ब्लैक शीप्स हैं। देखिए विनोद जी, आज तो हर एक इंसान का दायित्व बनता है। जी। आपको क्या पता आपका पड़ोसी क्या कर रहा हो। जिस तरह से मैं अगर सुनील जी की बात करूं या उनके पिंटू कुमार जो उनके भाई की बात करूं, वो तो कितने सालों से वहां रहे थे, उनको क्या पता उनके खुद ही पड़ोसी जो हैं उनकी मौत का कारण बन जाएंगे। आज तक उन्होंने सोचा होगा। आज कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा, कौन सोशल मीडिया में लगा है, कौन किस तरह की काली भेड़ है, कौन कहां से पैसे पा रहा है। ये आज तो हर एक इंसान की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन चुकी है कि आप अपने आगे पीछे के समाज में, अपने आगे पीछे की हर जगह पर ध्यान रखिए। अगर आपको याद होगा आज से 10-20 साल पहले एक मुहिम चली कि कोई अगर आपको ट्रांजिस्टर दिखता है, कोई हैंडबैग दिखता है, उसे हाथ ना लगाएं। अब पहले लोगों को थोड़ी ना पता था। तो इसी तरह से अब लोगों को इस तरह की अवेयरनेस करने की जरूरत है कि आपकी फेसबुक के ऊपर कौन आपको गलत कमेंट कर रहा है या आपको कौन देशद्रोह की बात कर रहा है। ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना सभ्य समाज के लोगों का, देशभक्त लोगों का फर्ज बनता है। आज ये लड़ाई हाथ में डंडे, तलवारें, हथियार लेकर चलने वाली लड़ाई नहीं है। आज जो लड़ाई है वो तो आपके मोबाइल से, आपके बटन से चलती है। आप देखिए, अगर आज मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, इसके नीचे ही आपके कई ऐसे देशद्रोही होंगे जो गलत कमेंट लिख रहे होंगे। वो जो धमकियां मिलती रहती हैं, वैसे ही मुझे अभी आपके सामने धमकियां मिलती रहती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो लिखेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका तार जरूर जुड़ा हुआ जी। अभी तो ये तो खैर इतने, अभी मैं भी कहूंगा कि अभी तक हमारी पुलिस तो बड़े जांबाज लोग हैं, बड़े अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इसमें भी उनको एक नए तरह से एक जो है एक कोई कार्य प्रणाली बनाने की जरूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह के कटाक्ष नीचे किए जा रहे हैं, वहां से लोगों की मानसिकता साफ दर्शाई जा सकती है। अभिजीत जी, दो स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान ने चेंज की है, दो। एक तो हाइब्रिड मिलिटेंसी का यूज किया जा रहा है, दूसरा ड्रोन का तोड़ अभी तक नहीं बन रहा है। देखिए, ड्रोन, पाकिस्तान तो एक भूखा नंगा देश है जो कटोरा लेकर भीख मांगता है, चावल मांगता है, आटा मांगता है, दाल मांगता है। ऐसे भूखे नंगे देश की बात करते ही मेरे को ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपको पता है ड्रोन पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता, ड्रोन कहां बनाएगा? जिस देश के 60% पायलट जो है नकली लाइसेंस के ऊपर जहाज उड़ा रहे हैं, उस देश का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। फिर भी हमारे पर यहां पर कई शेख चिल्ली हैं जिनको पाकिस्तान जाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ, उनको जरूर 10-10 दिनों के लिए वहां भेजना चाहिए। चले छोड़े उस बात को, मैं ना बढ़ाते हुए ज्यादा ये बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर रहा। ये चीन है, चीन वहां से, चीन डायरेक्टली तो हमसे गलवान में पिट चुका है, ये वहां से जो है अपने ये वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेचता है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हमारे अगेंस्ट यूज करता है। लेकिन फिर भी हम अगर चीन जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो ये एक दृढ़ संकल्प वाली, एक निश्चय वाली सरकार है। ये वही 56 इंच का सीना है जिसने हमें चीन से बचा के रखा, वरना कांग्रेस ने तो अक्साई चीन, डूरू वैली, ये सब कुछ तो प्लेटर में परोस कर चीन को दे दिया था और आरजीएफ में 100 करोड़, राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपया लिया था। आज सरकारें बदल चुकी हैं, चीन को भी पता है, तभी तो चीन ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी हमारे साथ बॉर्डर में लगा रखी है। पहले क्यों नहीं लगाई? पहले उनको पता किस तरह की सरकारें थी यहां पर। अब ये ड्रोन की बात है, ये सारा चीन से इनको मिलता है, उसको यहां पर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ड्रोन जो है हमारी जाबाज फौज जो है उनको निशाने पर लेकर गिरा देती है नीचे, कामयाब नहीं होते। कोई एकाध इंसिडेंट तो मैं कह नहीं सकता उसमें। जी, भूखा नंगा देश ही कुछ भी कर सकता है। जी, आप ये मानते हैं? क्योंकि जिसका कुछ भी स्टेक पे नहीं होगा, जिसके घर में अंतरकले चल रही होगी, जिसके समोसे का रेट फिक्स सुप्रीम कोर्ट करती होगी, वो देश कुछ भी कर सकता है, उकसावे में आकर के।
हाँ, ऐसा तो है ही है। इस देश को इस देश की तरफ देखना तो बड़ा जरूरी है। हमने कोशिश की शुरू में आकर, हम नहीं कहेंगे हमने कोशिश की, चलो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप अपने भूगोलिक जो पड़ोसी हैं उनको बदल नहीं सकते, तो इस तरह की कोशिश हमने भी की। मोदी जी ने आते ही कोशिश की, शायद इनको कोई अकल आ जाए, लेकिन करे क्या, पाकिस्तान लातों का बूथ है, बातों से तो मानेगा नहीं। तो इसीलिए उड़ी और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, और अगर आने वाले टाइम में पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो कोई पता नहीं लाहौर स्ट्राइक भी हो जाए। अब ये सवाल उठता है कि 22 को ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने क्या, मतलब आप ही की डायरेक्शन होगी, उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे दूसरे राज्य से, दूसरी यूटी से हैं, जो लोग यहाँ तिजारत करते हैं यानी बिजनेस करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनको भी वोटिंग राइट दिया जाएगा, वो अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कुछ रोल नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनका अपना डिसीजन रहता है। और ये जो कुछ किया गया, मेरे को एक बात आप बताएं विनोद जी, जब हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में, बाकी जगहों पर ये कानून एप्लीकेबल है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होगा? जम्मू कश्मीर है, पीओजे के थोड़ी ना, खैर पीओजे के में भी हो जाएगा थोड़ी देर तक, जब वहां पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा, वहां पर भी ये तमन्ना हम पूरी कर देंगे। लेकिन बात ये आती है कि यहां पर वो कानून क्यों ना हो। और बड़ी बात, लोगों को पता नहीं क्यों महबूबा मुफ्ती साहब और उमर साहब लोगों को डरा रहे हैं। कल उमर साहब कहते हैं जी जेन्युइन वोटर्स नहीं होंगे। उमर साहब, जेन्युइन वोटर कौन होता है? जेन्युइन वोटर वो जो मुफ्ती परिवार का वोटर है, अब्दुल्ला परिवार का वोटर है, गांधी परिवार का वोटर है, वो जेन्युइन वोटर है। ये जो आपने यहाँ पर लाखों की तादाद में वेस्ट पाक रेफ्यूजीज को अपने देश में एलियन बना के रखा, ये जेन्युइन वोटर नहीं है। जिनको वाल्मीकि समाज वालों को आपने अपनी गंदगी साफ कराई 30 साल तक, आपके उस समय के चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं आपको स्टेट सब्जेक्ट दूंगा, इनके बच्चे पीएचडी कर गया, फिर भी आपने गंदगी साफ करने के लिए रखे हैं, वो जेन्युइन वोटर्स नहीं है। ये जो गोरखा समाज के लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान महाराजा साहब के टाइम पर भी दिए, क्या वो जेन्युइन वोटर नहीं है? किस तरह का जेन्युइन वोटर है? जेन्युइन वोटर वही होगा जो अब्दुल्ला परिवार का वोटर हो, मुफ्ती परिवार और गांधी परिवार का। ऐसा जेन्युइन वोटर आपको मुबारक हो। हमें तो जेन्युइन वोटर वो है जो यहां पर जम्मू कश्मीर में रह रहा है। और जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग अगर दिल्ली में, बॉम्बे में रहकर अपना वोट यूज कर सकते हैं, वो भी यहां करें। इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो यहीं से आंकड़ा निकल कर आ जाएगा। और इतना क्यों लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं? अरे जनाब, जिसने यहां वोट डालना, पहले अपने पीछे का वोट छोड़कर आएगा, फिर आगे डालेगा। इतने कितने लोग होंगे उसमें जो आगे आएंगे? तो इनको जेन्युइन पता नहीं कौन सा नजर आएगा। अब आपके हाथ से सत्ता निकल चुकी है। 87 में वही जो 87 में एमयूएफ के लोग जीते थे, वो जेन्युइन नहीं थे, जिनका आपने गला घोंटा सियासत का, और आपने जीतों को हराया और हरायों को जिताया। बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, वो जेन्युइन वोटर्स नहीं थे। जो एमयूएफ सारे के सारे बाद में टेररिस्ट बन गए, वो जेन्युइन वोटर्स नहीं थे। आपको तो जेन्युइन कभी नजर आएंगे नहीं। आप जीतो तो जेन्युइन, ना जीतो तो सब अनजेन्युइन। ये कौन सा इंसाफ है? अभिजीत जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि गुपकार अलायंस बना और आपने डीडीसी के इलेक्शन करवाए और वो स्कैटर्ड हो गए, लेकिन एक मौका और आपने दे दिया उनको यूनाइट होने के लिए। कांग्रेस के लोग भी अब इस मीटिंग में जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने चुनाव नहीं कराया, चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन। आपको पता नहीं क्यों लगता होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है जब उनको स्थिति अनुकूल लगती है, और होने भी चाहिए थे। 3 टायर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, जो लैक नहीं करता था, तभी तो सभी सिस्टम करवा पा रहे हैं आप। देखिए, नहीं, असेंबली के भी हो जाएंगे। पहले ये तो जो चुनाव हुए हैं इनको ले लीजिए, और आगे असेंबली के भी होने जा रहे हैं। आपके सामने डिलिमिटेशन हुई, आपके सामने जो गुजर बकरवाल हैं उनके हक उनको 9 सीटों से दिए गए, आपके सामने बाकी लोगों के हक हकूक हैं, उनको मिलने चाहिए ना। तो अब चुनाव भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि जरूर होने चाहिए। और रही बात गुपकार के लोगों की, आप बात करते हो, ये लोग कौन है? सबसे पहले ये वही लोग हैं। महबूबा मुफ्ती साहबा कहती थी कि फारूक साहब पैसे खा गए क्रिकेट स्कैम के। फारूक साहब कहते थे जी इनकी पार्टी ऐसे कर गई, एक दूसरे के खूनों के पैसे हुआ करते थे सत्ता की कुर्सी पाने के लिए। आज हमको पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इतना बड़ा बन गया कि इनसे हम अकेले तो लड़ नहीं सकते, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद भी डीडीसी चुनावों में इनका क्या हाल हुआ। तो ये वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी लोग दे दिया आपने ना, इकट्ठा नहीं। हम तो कहते हैं सभी इकट्ठे हो जाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, हम सच की सियासत करते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद अपना आप है। आप भी हमारी तरह सियासत करके तो देखो एक बार, फिर जरूर लोग आपको मानेंगे। ये जो एक ही परिवार, बेसिकली क्या है कि इनके लिए जो है देश सिर्फ एक परिवार है। किसी के लिए एक परिवार गांधी परिवार, कोई मुफ्ती परिवार, कोई अब्दुल्ला परिवार। हमारे लिए पूरा देश ही हमारा परिवार है। यही फर्क है हमारे में और इसमें। इसी कारण लोग हमारे साथ खड़े हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।